नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रोहित कुशवाहा एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बांदा नियर बाई कानपुर उत्तर प्रदेश एंड आई एम अ फिजिक्स टीचर since last 6 years in the field of IIT, JEE and NEET and CBSE board exam as well as. Today we will discuss about few topics of Newton laws of motion as well as few PYQs related to NEET and JEE exams. तो नाउ लेट अस स्टार्ट। हिंदी में बोलता हूँ, मेरा नाम रोहित कुशवाहा है। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा जो कानपुर के पास से बिलोंग करता हूँ और मैं आज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। NLM इसको बेसिकली कहा जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से पहले आपने पढ़ा होगा अबाउट काइनेमैटिक्स के बारे में, जिसमें आपने मोशन इन 1D 2D रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन एक्सेट्रा आपने पढ़ा होगा, जिसमें बेसिकली हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन या काइनेमेटिक इक्वेशंस इसे कहते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन, जिसमें 3 इक्वेशन बेसिकली होती हैं। v = u प्लस at, s = ut प्लस हाफ at² एंड v² = u² प्लस 2as। फोर्थ इक्वेशन भी कह सकते हैं, s nth होता है u प्लस a/2 2n-1। बेसिकली हमने इसके पहले इतने सारे टॉपिक पढ़े होंगे। इस पूरे होल टॉपिक को कहते हैं काइनेमैटिक्स। इसका मतलब होता है हाउ द मोशन अकर, मोशन कैसे हो रही है। बट इसके बाद डायनामिक्स की बात आती है, डायनामिक्स की बात आती है जिसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, व्हाई द मोशन, मोशन क्यों हो रही है, रीजंस बिहाइंड द मोशन, मोशन होने का रीजन क्या है। इसके बारे में न्यूटन्स ने बहुत इंपॉर्टेंट लॉज दिए जो पूरी की पूरी मैकेनिक्स में, बेसिकली न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अलाउ होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में अलाउ होते हैं और आगे जा करके फिर क्वांटम मैकेनिक्स में ये फेल हो जाते हैं। तो वही न्यूटन्स बताते हैं कि ये मोशन क्यों होती है, कोई भी चीज़ में डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, वेलोसिटी चेंज कैसे होती है, एक्सेलरेशन कैसे होता है। इन सब के विषय में, इन सब के टॉपिक के बारे में इस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस किया जाता है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं चीज़ें क्या हो रही हैं। सो बेसिकली न्यूटन में 3 लॉज होते हैं, अगर देखें अच्छे से। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बेसिकली। आगे जाकर के एंगुलर या रोटेशनल मोशन में इसमें लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क की कंडीशन आ जाती है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ उसी की इक्विवेलेंट होता है लीनियर मोमेंटम, या इसी कह सकते हैं लॉ ऑफ फोर्स। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ, जो बहुत फेमस है, एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ फोर्स, एंड थर्ड है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन।
इन सबका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया बेसिकली इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंजमेंट, जो परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन किसका? किसी स्टेट का। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका अपोज करेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात होगी। बेसिकली इस लॉ को सीधे सीधे हम कर सकते हैं, द नेट फोर्स ऑन सिस्टम विल बी जीरो, यानी कि इसी को कह सकते हो एफ एक्सटर्नल भी जीरो होता है, या कह सकते हो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस में होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड है लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ लॉ ऑफ फोर्स, थर्ड है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। फर्स्ट लॉ में एक कॉन्सेप्ट आता है इनर्शिया का। इनर्शिया मतलब क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंजमेंट। चेंजमेंट किसमें? रेस्ट, मोशन है डायरेक्शन की स्टेट में। इसका मतलब क्या है? पूरे के पूरे सिस्टम पर फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स जीरो या एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, तब ये सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं, यानी कि पूरा सिस्टम किस में होता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। तो आइए एक एक को डिटेल में डिस्कस करें। NLM फर्स्ट लॉ क्या मैंने बताया? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज, इन स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। स्टेट मीन्स रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। बार बार कह रहा हूं, स्टेट ऑफ एनी बॉडी। स्टेट में तीन चीज मैंने बताया, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। इसका मतलब है ये सिर्फ कब होगा? व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। इसी को कंडीशन में कह सकते हैं, जैसे सपोज करो कोई बॉडी है, कहीं पर भी है, तो इस बॉडी पर टोटल नेट फोर्स कितना होगा? जीरो, या बॉडी विल बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। किसमें होती है? इक्विलिब्रियम की स्टेट में होती है, ठीक है ना। मतलब इस पर टोटल लगने वाले जितने भी फोर्स हैं उनका वेक्टर सम क्या होगा? जीरो होगा। वेक्टर सम ऑफ एफ नेट विल बी जीरो। अपोजिट फोर्स विल बी इक्वल। इक्विलिब्रियम का मतलब होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, वो सारी कंडीशन यहाँ पर आएंगी। बेसिकली जैसे सपोज करो रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन के बेसिक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए होते हैं कि कोई पैसेंजर है, वो किसी बस में बैठा है। सपोज करो कोई पैसेंजर है, किसी बस में बैठा हुआ है, किसी बस की चेयर में, तो अगर बस अचानक चल देती है तो पैसेंजर पीछे जाता है। इसके पीछे का रीजन यही होता है कि बस अचानक चली, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, जैसे बस अचानक चली तो उसके सरफेस से कांटेक्ट में उसके पैर थे, तो कांटेक्ट की वजह से वो भी चल गए, लेकिन बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी, तो ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगी, तो वो बॉडी पीछे ही रह जाती है। या जैसे ही गाड़ी आगे जाती है तो ब्रेक लगाता है तो पर्सन कहाँ जाता है? आगे की ओर जाता है। इसका भी रीजन ये होता है कि अचानक से ब्रेक लगा, इनिशियली बॉडी मोशन में थी, तो पैर कांटेक्ट में होने की वजह से रेस्ट में आ जाते हैं, बट बॉडी मूव कर रही होती है ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये होता है कि सपोज करो आप किसी कार्ट में हो और ये कार्ट आगे मूव कर रहा है, तो अगर आपने इससे एक बॉल फेंकी, ये कार्ट आगे चल करके यहाँ पहुँच गया और आप यहाँ पहुँच गए, तो ये बॉल भी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी एक, उसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ये कार्ट आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली इसमें कोई अभी मान लीजिए
एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि नेट फोर्स हमें क्या करना है, जीरो, दैट मीन्स नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। और डायरेक्शन की कंडीशन में किसी भी व्हीकल में सबसे बेसिक एग्जांपल है, व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है ना। जिस व्हील्स को रोटेट करके हम उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, विदाउट रोटेटिंग द व्हील वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ पर भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में जाएगी, व्हाइल अंटिल जब तक हम क्या कहेंगे उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करेंगे। इसके थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखें अगर, तो इसमें एक कंडीशन आती है फोर्स की। तो पहले ये देखिए कि इसमें फोर्स किस किस टाइप की हम चीज़ों पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ फोर्स में देखें तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इनमें दो टाइप कैटेगरी, एक तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि एक फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब जहां दो बॉडी के सरफेस टच करें उस पर जो फोर्स अप्लाई हो, वहां पर जो अप्लाई हो फोर्स, उसे क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। और दो सरफेस अलग अलग हो नॉन कांटेक्ट में, नॉन कांटेक्ट में हो और वहां पर कोई फोर्स अप्लाई करे तो वहां पर कैसा फोर्स होगा, नॉन कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल कांटेक्ट फोर्स में आता है फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये दो सरफेस के कांटेक्ट में होता है। नॉर्मल रिएक्शन यह हमेशा तब रखता है जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती है, एंड बाई सरफेस वन ऑन सरफेस सेकेंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये कंडीशन इसकी होती है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये जितने भी फोर्स हैं ये बेसिकली नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं, क्योंकि अगर ये मार्कर भी यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो इसको अर्थ ने अपनी ओर फोर्स दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, बट अर्थ से कांटेक्ट में नहीं है। इसका मतलब कैसा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। सिंपल समझने के लिए दो मैग्नेट को दूर दूर रखिए, थोड़ा पास आने पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे की ओर, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसमें एक स्ट्रिंग फोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कहीं तो मैंने कहिए आगे। इसमें टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो दो टाइप के फोर्स और पढ़ेंगे आगे, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं द वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो, ऐसे फोर्स जिनके द्वारा वर्क डन क्या हो, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, गलती से निकल गया। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये मास m है, ये अर्थ है, और ये मास m नीचे की ओर ड्रॉप हुआ। जब ये मास नीचे की ओर ड्रॉप हुआ तो इसने ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया, वर्क किया, बट ये वर्क इस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये बॉडी ऐसे ना ड्रॉप होकर ऐसे भी ड्रॉप होगी, ऐसे भी ड्रॉप होगी, हाइट सेम रहे, हमेशा हाइट क्या हो, सेम हो, तो द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ द ट्रैजेक्टरी। तो यहां पर जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसके लिए एक और एग्जांपल होता है कि ये सभी सेंट्रल फोर्स भी होते हैं। सेंट्रल फोर्स मतलब इनकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ द मास की ओर होती है किसी बॉडी के। ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी डायरेक्शन सेंटर ऑफ द बॉडी होती है। सेंटर कह सकते हैं कि इनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे एक मास m1 ये है, एक मास m2 ये है, द बॉडी m1 विल अप्लाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m2, ठीक है ना, इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की ओर, सेंटर की ओर, ठीक है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है ना, द वर्क डन बाय फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन द पाथ, किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वर्क अलग होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो अलग होगा, बिकॉज वहां पर सरफेस का कांटेक्ट अलग अलग होता है। तो वो सरफेस डिफाइन करेगी कि उसका वर्क डन कैसा है, क्योंकि ये कांटेक्ट फोर्स है। और ग्रेविटेशन फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है,
यहाँ पर पाथ डिपेंड नहीं करता कि उसका वर्क कैसा होगा। तो द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करते, एंड द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ, पाथ पर डिपेंड करते हैं। अब अगर फोर्स में कैटेगरी डिवाइड करें तो थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। पहला अगर मैं बताऊं बेसिक नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? द फोर्स एक्टेड एनी सरफेस the force acted on any surface by another surface which is in contact with that surface। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी सरफेस पर वर्क करता है, वो उस सरफेस द्वारा लगाया जाता है तो दूसरी कांटेक्ट में हो, एंड नॉर्मल टू द सरफेस। डायरेक्शन उसकी क्या होती है? नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस की क्या होती है? नॉर्मल होती है। फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राउंड है, यहां पर कोई मास m रखा है, तो यहां पर ये सरफेस कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड की सरफेस ऊपर की तरफ इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी और बॉडी की सरफेस भी इस पर नीचे की तरफ क्या लगाएगी? एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। बेसिकली ये पेयर फोर्स होते हैं, सिंगल फॉर्म में नहीं होते। अगर 1 ने 2 पर लगाया तो 2 भी 1 पर अप्लाई करेगा। दूसरी कंडीशन अगर देखें यहीं पर, जैसे इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पर बॉडी रखी है, तो यहां कांटेक्ट हो रहा है, तो ये सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी और ये सरफेस भी इस पर क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। अब मैंने ऐसा क्यों लगाया? क्योंकि ये सरफेस है और इसकी कंडीशन क्या होती है? नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के नॉर्मल होती है, ये इस पर लगाएगा तो इसकी सरफेस के नॉर्मल 90 डिग्री पर, ये इस पर लगाएगा तो इसकी सरफेस के नॉर्मल 90 डिग्री पर। अगर मैं दूसरा और एग्जांपल बताऊं तो जैसे सपोज करिए यहां पर कोई बॉडी है जिसको F फोर्स से होल्ड किया गया है, तो यहां पर अगर नॉर्मल रिएक्शन देखें तो कांटेक्ट यहां है, तो सरफेस इस बॉडी पर नॉर्मल इधर की ओर लगाएगा एंड बॉडी सरफेस पर नॉर्मल इधर की ओर लगाएगा, क्योंकि 90 डिग्री ऐसे बनेगा। अगर यहाँ पर एक ऐसा बॉडी रख दिया जाए और यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉल रख दें, यहाँ पर स्फेरिकल बॉल रख दें, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगाएगी, ये सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगाएगी, ये N1 ये N2 सरफेस चेंज, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। सिमिलरली ये सरफेस भी इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर की ओर लगाएगी और ये सरफेस भी इस पर नॉर्मल रिएक्शन इस पर लगाएगी। इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स, इसी को हम वेट भी कहते हैं। वेट बेसिकली होता है m इंटू जी, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये कह सकते हो, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की ओर। जैसे सपोज करिए ये अर्थ है, यहां कुछ मास रखे हैं m, सबके मास m है मान लीजिए, तो इस पर mg फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की ओर, इस पर इधर की ओर, इस पर इधर की ओर और इस पर इधर की ओर। या इंक्लाइन प्लेन पर देखें, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखी है तो हमेशा सरफेस ग्राउंड की तरफ मानते हैं, तो इसका वेट किधर होगा? इधर की तरफ होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, टुवर्ड द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे एक स्ट्रिंग में फोर्स होता है। जैसे सपोज करो कहीं से कोई स्ट्रिंग आएंगे, उस पर मास m है, राइट, तो ये मास नीचे की तरफ क्या लगाएगा? वेट लगाएगा, या मास पे, सॉरी लगाएगा नहीं, मास पे लगेगा, अर्थ के थ्रू वेट लगेगा।
जब ये नीचे की ओर जाएगा तो इसमें स्ट्रेच होगा, तो जैसे जिस मास पर फोर्स लगता है उसी से अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी स्ट्रिंग में क्या लगता है, टेंशन लगता है। हमेशा ध्यान रखना अपोजिट, जैसे ये है, अगर यहाँ पर दो स्ट्रिंग है, यहाँ मास m है, इसको मैं F फोर्स से खींचूं तो इस मास m से इधर की तरफ टेंशन T1, इधर टेंशन T2। स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम रहेगी, स्ट्रिंग चेंज हुई, टेंशन चेंज हुई। इसका दूसरा एग्जांपल और देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर मैंने 3 ब्लॉक रखे, तीनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और एक ब्लॉक नीचे इससे कनेक्ट करके पुली से मैंने नीचे हैंग कर दिया। अब ये सिस्टम नीचे जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर नीचे इसका मान लीजिए वेट mg है इसका, तो यहाँ पर टेंशन कहाँ की ओर होगी, ऊपर की ओर। इस बॉडी पे इस पर टेंशन किधर होगी, इधर की ओर T1, और ये स्ट्रिंग सेम है तो T1 यहाँ पर भी। यहाँ पर बॉडी है तो बॉडी से अपोजिट, ये बॉडी है तो बॉडी से बाहर की तरफ क्या होगा, ये रोप चेन, टेंशन चेन। इस बॉडी से बाहर इधर होगा तो रोप सेम है यहाँ पर, ये T2 से तो T2 टेंशन यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर बॉडी से अपोजिट इधर की तरफ T3, इस बॉडी से इधर की तरफ T3। तो बेसिकली ऐसे टेंशन का कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, जहां पर भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अपोजिट। एंड पहली कंडीशन स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम, स्ट्रिंग चेंज हो गई, टेंशन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसी के इक्विवेलेंट एक चीज पढ़ेंगे हम, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में बेसिकली जैसे सपोज करो ये स्प्रिंग है, मास m ब्लॉक का है, ये नीचे की तरफ वेट mg लगाएगा तो इसमें स्ट्रेचिंग कितनी होगी, x। ये mg के थ्रू स्ट्रेचिंग हुई तो अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर ये एक कह सकते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो अंदर की तरफ होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। एंड दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x, x बाहर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ क्या लगेगा, माइनस x। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ माइनस kx, वेयर k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, राइट। और k की वैल्यू डिफाइन करेगी कि स्प्रिंग में कितना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा। k हाई होगा तो हो सकता है एक्सटेंशन कम हो, k लो होगा तो हो सकता है एक्सटेंशन ज़्यादा हो। जैसे ज़्यादा थिक अगर स्प्रिंग है तो वहाँ पर k की वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर थिन स्प्रिंग है तो k की वैल्यू कम होती है। इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स की भी कंडीशन आती है। फ्रिक्शन में ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा क्योंकि मुझे अभी ये BD और वो चीज़ें बतानी है, एनालिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोज द मोशन, जो मोशन में क्या करता है, अपोज करता है। मतलब जिधर मोशन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। कहाँ पर, इन कॉन्टैक्ट विथ सरफेस, जहाँ पर सरफेस में कॉन्टैक्ट होगा। जैसे हमारे ये जो हाथ है ना, अगर ऐसे रब करें तो हाथ ऊपर वाला आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन इसमें पीछे लगेगा। आपने देखा होगा टायर्स में कट्स होते हैं क्योंकि फ्रिक्शन को बनाया जाता है। फ्रिक्शन का बेसिकली काम होता है टू, ठीक है ना, बेसिकली टू कॉन्टैक्ट, टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट, मेंटेन द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस। अगर टू सरफेस के बीच फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो स्लिप कर जाएंगी। जैसे हम चलते हैं ज़मीन पर तो ग्रिप बनानी पड़ती है, अगर वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम है तो हमारी ग्रिप नहीं बनेगी, कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा और हम स्लिप हो जाएंगे। जैसे किस सरफेस पर ऑयल फेंक दे बहुत टाइल्स पे या आइस के ऊपर चले तो वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट बनाना कॉन्टैक्ट अच्छे से नहीं बन पाता। जहाँ फ्रिक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा वहाँ कॉन्टैक्ट बनाना क्या होता है, ईजिली होता है। तो इसलिए फ्रिक्शन का काम है टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस। और फ्रिक्शन की कंडीशन क्या होती है कि सपोज करो ये बॉडी है m मास की, इसको मैंने आगे की तरफ फोर्स F दिया तो आगे मोशन करेगी, मान लो व्हील्स भी लगे हैं, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ F। अब इसकी F की 3 कंडीशन होती है, FS, FL, FK। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है जब बॉडी पर अप्लाई तो हो रहा है फोर्स लेकिन बॉडी मोशन में नहीं हो रही, मतलब इसमें क्या होता है, नो मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन तब का फ्रिक्शन जब बॉडी स्टार्ट कर दे मोशन, यानी कि इन मोशन। और लिमिट की कंडीशन होती है कि अप्रॉक्स फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स।
फ्रिक्शन और अप्लाई फोर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब मोशन जस्ट होने वाली है लेकिन हुई नहीं है, समझे। और नो मोशन में फ्रिक्शन जो स्टैटिक होता है बेसिकली उसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है, उसकी मिनिमम वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इसके एफ की वैल्यू, ग्रेटर कुछ भी हो सकती है बट मिनिमम किसके इक्वल होगी, एफ की। और फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं मानेंगे क्योंकि ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब होता है कि यहां पर अगर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और फ्रिक्शन स्टैटिक 10 न्यूटन आया तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना माना जाएगा, 2 न्यूटन माना जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है बॉडी को स्टैटिक रखना। अगर यहाँ पर ये ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा, ये फोर्स कम होगा तो बॉडी इधर मोशन करनी चाहिए, जो बेसिकली नहीं होता। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जितना अप्लाइड फोर्स होता है उसी के इक्वल की वैल्यू हम मानते हैं। अगर उससे ज़्यादा ही वैल्यू है तो उसको हम नहीं डिटरमाइन करेंगे, यूज करेंगे, वैल्यू कितनी लेंगे जितना अप्लाइड फोर्स है उसके इक्वल, मतलब 2 न्यूटन का फ्रिक्शन यहाँ पर होगा। लिमिटिंग कंडीशन इसी को कहते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब जब बॉडी मोशन में हो और पीछे फ्रिक्शन लगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये ज़्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम है, मोशन हो रही है, तो एफ माइनस एफ। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट होता है एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, वेयर बेसिकली एन इज, अभी जैसे मैंने बताया, नॉर्मल रिएक्शन। हर जगह नॉर्मल रिएक्शन एम जी नहीं होती, डिपेंड करता है कि वो सरफेस कहाँ पर रखी है। म्यू क्या है, फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट है या फ्रिक्शन कांस्टेंट कह सकते हैं। फोर्स, नॉर्मली फोर्स फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, इसका हम यूज एफबीडी में करेंगे। और भी बहुत सारी फोर्स हैं जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारी फोर्स चीज़ें धीरे धीरे आगे मैकेनिक्स में पता चलती जाती हैं जैसे जैसे टॉपिक आगे पढ़ते हैं। आइए एनएलएम के बारे में फिर से अपने टॉपिक को वापस आते हैं। तो जब एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो उसमें हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एफबीडी बनाना। एफबीडी क्या होता है जरा इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, इसमें कुछ लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या होता है कि ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। किसी भी बॉडी पर जितने फोर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। एक चीज और होती है उससे पहले, कंसीडर द ऑब्जेक्ट या बॉडी एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम उसको क्या कंसीडर कर लें, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें कि बहुत बड़ी बॉडी है तो उसको हम एक पॉइंट मान लेंगे ताकि उस पर जितने अप्लाइड फोर्स होंगे वो सब अच्छे से डिटरमाइन कर सके। सेकंड कंडीशन है फाइंड द वर्टिकल, या कह सकते हो फाइंड द टू एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना, एंड ड्रॉ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन दैट एक्सिस, ऑन दैट एक्सिस। जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो इसमें दो एक्सिस बेसिकली मान लेंगे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट, ऐसे लेंगे। इंक्लाइंड प्लेन की कंडीशन अगर होगी तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये एम नीचे है, इसका एक यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस ऐसे मान लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे मान लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट, वो सारी चीजें यहाँ पर ही बता रहा है। एंड लास्ट कंडीशन बट नॉट लीस्ट, चूज द सुटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे पढ़ेंगे आप लोग, दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, पढ़ा भी हो अगर, न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। एक होता है जिसमें न्यूटन्स के लॉज होल्ड होते हैं, एक होता है न्यूटन्स के लॉज होल्ड नहीं होते, ठीक है ना। वो कैसे कंडीशन होती है, नहीं जहाँ होते हैं वहाँ पर हम स्यूडो फोर्स की कंडीशन लगा के कैसे उसको नॉन इनर्शियल को इनर्शियल बनाते हैं, वो चीज़ें आगे डिस्कस होती हैं।
ये बेसिकली कंडीशन है। कंसीडर द फ्री बॉडी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ड्रॉ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी, find the two axes mutually perpendicular and draw the components of force on that axis, उन दोनों एक्सिस पर उनके कंपोनेंट निकालना है। एंड फाइनली चूज द सुटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे एनएलएम में पहला लॉ मैंने बताया था, फर्स्ट लॉ क्या मैंने बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था एफ एक्सटर्नल विल बी 0, ठीक है ना। बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में। तो जैसे क्वेश्चन सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट ले लूँ, ये मास m है और ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये एंगल 37 डिग्री है। तो कह रहा है इसकी एफ बी डी बताइए, ये बॉडी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो एफ बी डी के लिए पहली कंडीशन ऑब्जेक्ट को किस में कंसीडर करना है, पॉइंट में। एंड ड्रॉ द ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, एक्टिंग बाई बॉडी नहीं, एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। इस बॉडी पर कौन कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींचेगी, दैट मीन्स वेट mg। स्ट्रिंग इधर की तरफ है तो इसमें एक फोर्स इधर की तरफ टेंशन T1, दूसरी स्ट्रिंग इधर की तरफ है तो इसमें टेंशन T2 मान लो, सॉरी ये इस पे एक्ट करेगा, राइट। ये तीनों फोर्स होंगे। ये एंगल 37 डिग्री है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, इसमें दो एक्सिस बना सकते हैं, एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल x ये हो गई और एक वर्टिकल y ये हो गई। अगर ये एंगल थीटा है तो अगर इसको ऐसे बना दो, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो मैं इसको मान लेता हूँ 53 डिग्री, या आप इसको भी 37 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं इसी से लेता हूँ, इसको नहीं लेना तो इसको ले लो 37 डिग्री। अब इनके दोनों x और y एक्सिस में कंपोनेंट चाहिए, तो T1 x में ही है, mg y में ही है, T2 हमारा एंगल पर है। तो इसको दो कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा T2 cos 37, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा T2 sin 37। तो ये रही इसकी एबीडी। और अब हम इसको हटा सकते हैं। यहाँ पर वर्टिकल फोर्स T2 sin 30, इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स T2 cos 37, सॉरी 30 नहीं 37, इधर T1 और नीचे की तरफ mg। अब इक्विलिब्रियम में है अगर, तो अपोजिट फोर्स क्या होंगे, इक्वल, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अपोजिट फोर्स इक्वल भी कर सकते हैं। तो mg इक्वल टू कितना आ जाएगा, T2 sin 37, 37 का ट्रायंगल होता है, ये 37 है, सामने 3, नीचे 4, ये 5, और अगर 53 का बनाना है तो ये 4, 3, 5। तो मैं वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, cos 37 बोले तो 4/5, sin 37 मतलब 3/5। तो T2 यहाँ mg इक्वल टू होगा वर्टिकल कंपोनेंट T2 sin 37, और इधर T1 इक्वल टू होगा T2 cos 37। ये तो